नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारी खास पेशकश ज़रोगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झज्जर एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन के विश्राम सदन का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। साथ ही झज्जर से कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि विश्राम सदन से संस्थान में इलाज करवाने के लिए आ रहे मरीजों को फायदा होगा। ग्लोबल पार्क। साथियों, आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार इनोवेटिव काम कर रही है। हरियाणा सरकार के इनोवेटिव काम से केंद्र सरकार भी सीखती है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी हरियाणा सरकार ने बेहतरीन काम किया है और जनता की सेवा की है। हरियाणा को 5 दशकों बाद सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद मनोहर लाल की प्रतिभा और भी निखर करके सामने आई है। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है।
तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विश्राम सदन से हरियाणा के अलावा आसपास के राज्यों से आ रहे मरीजों को भी फायदा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। करता हूं कि ये जो विश्राम सदन बना है, इंफोसिस कंपनी ने जो बनाया है अपने CSR फंड में से लगभग 100 करोड़ रुपए लगा करके। अब ये क्योंकि मरीज और उनके जो उनके साथ सहायता करने वाले सब लोग, परिवार के लोग आते हैं, उनके विश्राम के नाते से एक बड़ी फैसिलिटी ये जनता को समर्पित की है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बाकी भी मार्गदर्शन हमारा किया है उनका धन्यवाद करता हूं। देश भर में जो वैक्सीनेशन 100 करोड़ का आंकड़ा टच किया है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और साथ ही हरियाणा ने भी आज अपना 2.5 करोड़ का आंकड़ा ये टच कर लिया है। हमारी जो पॉपुलेशन भले 2% है, लेकिन इसमें 2.5% की हमारी जो योगदान है उसकी भी मैं विभाग के सब लोगों की सराहना। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि 20 नवंबर से पहले हरियाणा की ई वाहन पॉलिसी बनेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और चार्जिंग पॉइंट को लेकर के तैयार नई नीति की जाएगी। अब तक इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ 3 दौर की बैठक हो चुकी है। आज फाइनल दौर की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में खरीदार को सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नई नीति में वाहनों के पंजीकरण, खरीदने के वक्त मिलने वाले वन टाइम बेनिफिट्स आदि भी शामिल होंगे। फिलहाल एक चार्जिंग सेंटर की लागत 20 लाख रुपए तक है, उससे भी कम करने की कोशिश इसे की जाएगी। इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग की बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बैठक ली। हमारी ई व्हीकल पॉलिसी पे मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा मिले, सस्ते मिले, उसके अंदर इंडस्ट्री से भी, विभागों से भी 3 दौर की चर्चा पहले हुई और आज फाइनल अंतिम डिस्कशन ऑन ऑल बेनिफिट्स हमने करे हैं कि आने वाली 1 महीने के अंदर अंदर हम प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें व्हीकल बनाने से व्हीकल की यूटिलाइजेशन और उसके साथ साथ व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ, इसके ऊपर प्रदेश का फोकस रहेगा। और मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से पेरिस के अंदर इंडिया ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था कि हम अपने कार्बन इम्प्रिंट्स को कम करेंगे, और आप खुद देखते किस तरीके से NGT निरंतर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती रहती है। आज समय आ चुका है कि हम उस कन्वर्शन की ओर जाएं और कैसे 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4+ व्हीलर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स कौन कौन सा विभाग देगा, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। परचेज के अंदर उसको वन टाइम कूपन बेनिफिट कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, उसके चार्जिंग स्टेशन को कैसे सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि आज जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वो 12 लाख से 20 लाख तक की वैल्यू है, उस पर एडिशनल बेनिफिट कैसे दिया जाए। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए कि लोग पेट्रोल डीजल से अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर लेकर आए। इवन कि अगर वो कमर्शियल में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसको क्या बेनिफिट दिया जाए, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी है। और एक ऐसी पॉलिसी हम लेकर आएंगे जो आने वाले समय में मोटिवेट करेगी कि वी स्विच टू इलेक्ट्रिक। टारगेट तो जरूर लिया है कि हम 1 साल के अंदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स नहीं, 4 व्हीलर चाहे वो बस की कैटेगरी में आते हो, एटलीस्ट हम 5000 से प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी सड़कों पर देख पाएँ। इसके अंदर स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनकी कन्वर्शन की बात हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पर्सनल व्हीकल के तौर पे अगर लेते हैं उसकी बात हो, एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया जाएगा। और मैं मानता हूँ 2021 के बाद जब हम 22 में एंटर करेंगे तो आप खुद हरियाणा की सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़ी तादाद में दें। तो वहीं सुपर 100 कार्यक्रम के तहत IIT में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान में शुक्रवार को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस बार 26 विद्यार्थियों ने JEE एडवांस परीक्षा पास की है। हरियाणा सरकार ने 2018 में सरकारी स्कूल के प्रतिभावान छात्रों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया था। हमारी आशाओं के प्रतीक
युवा शक्ति, इस देश की भविष्य की बागडोर को ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ाने वाले मेरे नौजवान साथियों, होनहार विद्यार्थियों, आज बहुत ही एक खुशी का ये प्रसंग है कि एक प्रतिभा वो हमारे सामने बैठी है। वो प्रतिभा जिसको तलाशने और तराशने की बात महावीर जी ने की है, ऐसे सब बंधु इस वर्ष के ऐसे जो प्रतियोगी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 जिन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसी प्रकार से जो IIT JEE एडवांस परीक्षा 2021 इसके जो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सफल ऐसे प्रतिनिधि हैं आज वो यहाँ आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके माता पिता, उनके शिक्षक और ख़ास करके हमारी जो सुपर 100 के माध्यम से जो IIT JEE के एडवांस 2021 के जो यहाँ प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उनका श्रेय तो मैं निश्चित रूप से हमारे सुपर 100 के अग्रणी जो हमारे शिक्षक हैं, जो सारे इस विषय को देखते हैं, श्री नवीन मिश्रा जी, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसे हमको ये सफलता मिली है, निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माता पिता को, हमारे शिक्षकों को भी जाता है, और इसका वातावरण न केवल अपने गांव और शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी ये जाता है कि कौन से प्रदेश के कितने जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके आगे इस कदम पर, इस सफलता पर आगे बढ़े हैं, उसका जो नाम है उस प्रदेश के नाम को भी ऊंचा रोशन करता है। हम भी गौरवान्वित हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए फायदेमंद होगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति 5 साल पहले ही लागू कर देगी। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो देन थी उस पर वही छाप पड़ी हुई थी, मैकाले की शिक्षा। लेकिन इस देश के साथ जुड़ करके चलने वाली देशभक्ति की भावना, मानव हित में काम करने वाले लोग और कहीं अपने देश की अलग पहचान बना करके आगे चलने वाले लोग, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, तो बहुत सी चीज़ें बदल करके और स्व की भावना ज़्यादा पैदा हो, इस नाते से उसके अंदर बहुत से आयाम खड़े किए हैं। 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी शिक्षा में बहुत कुछ होता है। नैतिकता, मोरालिटी, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें भी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो उसका जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो घोषित की है, लक्ष्य तो रखा गया कि देश भर में 2030 तक इस पॉलिसी को हम लागू करें। हमारी टीम ने बैठ करके विचार किया, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रश्न आया कि 2030 ही क्यों। सब ने बड़े उत्साह से, बड़े एक दृढ़ निश्चय से तय किया 2030 नहीं, हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, 5 वर्ष पहले लागू करेंगे। क्योंकि कोई चीज कठिन नहीं होती है, काम करने के मन में प्रेरणा होनी चाहिए। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में हमने पर्ची और खर्च का खेल खत्म कर दिया। जो छात्र मेहनत कर रहा है उसे नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के भी अपने विचार रखे, और सीएम ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। ये जो कर्मचारी हैं, इनकी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की, सबसे पहले अध्यापकों में की, बड़ी संख्या है। और जब कभी हम अपने शासन से पहले सेक्रेटेरिएट में आते थे और संयोग से 4th फ्लोर मुख्यमंत्री वाला जो फ्लोर होता है, वहाँ जाके देखते तो भीड़ लगी होती थी ट्रांसफर वालों की, भरा रहता था। क्या तमाशा है? तमाशा ये है हर आदमी पर्ची लेकर के दौड़ा होता है। हमने कहा इसको बंद करेंगे, और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बाद वो 80,000 टीचर, 93% टीचर ऐसे हैं जो इस सिस्टम से संतुष्ट होकर गए, 93%। अब कोई टीचर ट्रांसफर के लिए हमारे पीछे पड़ता है? बताइए, अधिकारी शिक्षा वाले आता है कोई? शिक्षा मंत्री के भी ऑफिस में नहीं आते।
वो मौज हो गई क्योंकि ये एक परेशानी है, उस परेशानी को दूर कैसे करना। केवल यही नहीं, हमने तो कहा जितनी समस्याएं हैं मानव जीवन की, यानी उनके रहन सहन की शैली की, उन सब समस्याओं की जानकारी लो और उसका हल निकालो। हर एक चीज का हल है, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं। तो वहीं शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुरुग्राम में सरकार की 7 साल की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं मूलचंद शर्मा हांसी में मौजूद रहे। संदीप सिंह ने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। को बने हुए 7 वर्ष हो गए, केंद्र की सरकार को 7.5 वर्ष, और हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा के लोगों ने देखा है और जिसके आप चश्मदीद गवाह हैं, उसका कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अनेक ऐसे ऐतिहासिक कीर्तिमान हरियाणा में स्थापित किए हैं, ये कमाल किए हैं सरकार ने। अगर सबकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। उतना जो बेहतरीन काम किया वो प्रदेश के किसान को जोखिम फ्री किया। किसान को कोई जोखिम ना हो, ना प्राकृतिक प्रकोप का, ना ओलावृष्टि का, ना बारिश का, ना तूफान का। पहले मनोहर जी की सरकार से ओले पड़ते थे तो किसान के खेत पर, फसल पर पड़ते थे। बारिश होती थी तो किसान की फसल पर होती थी। प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसान की फसल पर आती थी। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने वो सारे जोखिम, वो सारे ओले, सारे बारिश, सारी प्राकृतिक आपदा वो हरियाणा सरकार के खजाने पर ले ली कि अगर ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, बारिश पड़ेगी तो सरकार के खजाने पर पड़ेगी, कोई आपदा आएगी तो सरकार के खजाने पर आएगी। किसान को किसी भी तरह से हम इस आपदा का शिकार नहीं होने देंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में जो ऐतिहासिक जो काम है, एक नहीं हजारों काम हुए हैं। और जिस दिन से हरियाणा बना, कभी कल्पना भी नहीं थी इस तरह का हरियाणा बदलेगा। और इस तरह के हरियाणा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका उद्धार कैसे हो। उस गरीब की झोंपड़ी है जो, उसकी शिक्षा का, दीक्षा का, भोजन का प्रबंध कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्य इन पर करें। हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रदेश में नौकरियों की बोली लगा करती थी, जहाँ खर्ची और पर्ची के नाम से जो प्रदेश मशहूर था, जब से प्रदेश की सरकार आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, योग्यता पर, मेरिट के आधार पर प्रदेश में नौकरियां उस व्यक्ति को मिली हैं जो योग्यता के आधार पर, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है, वो जो पास है, उन्हीं को नौकरी मिली है। किसका बेटा ईटीओ लग जाए, किसका बेटा डीटीओ लग जाए, तहसीलदार लग जाए, एससीएस लग जाए, ये कल्पना से बहुत दूर थे। लोग कहते हैं कि एमपी मंत्रियों के रिश्तेदार मित्र ही नौकरी लगते हैं। 7 साल में जो हमारा चल रहा है स्लोगन 7 साल 7 कमाल, 7 कमाल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप अगर ये कहेंगे कि आप इन 7 सालों में 60 कमाल या 6 को निचोड़ कर 7 के अंदर अगर हम लेकर आएँ तो बहुत मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, हमारे पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और आज के प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए भी, क्योंकि पार्टी उन्होंने खड़ी की, पूरे कार्यकर्ता ने खड़ी की, उसके लिए लाभ पहुँचे। और
उनके कार्य जो हैं अंतिम व्यक्ति तक वो उसका फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ उठा सकें, ऐसा कार्य जो है हमारी सरकार कर रही है। इसमें हरियाणा जो है वो किसान, जवान, पहलवान और खिलाड़ियों की भूमि मानी जाती है। आप सबको पता ही है, और जिसका लाभ सीधा किसानों को, जवानों को, नौजवानों को और खिलाड़ियों को, पहलवान। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ का दौरा किया, जहां पर मुख्यमंत्री ने सतनाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही 33 kV सब स्टेशन आजमनगर का उद्घाटन भी किया। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ माधोगढ़ किले का निरीक्षण किया और जल्दी इसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की बात कही। आज का मुख्य उद्देश्य डोसी का जो तीर्थ स्थान है उसको कैसे विकसित किया जाए, और ये जो काम पहले से अपने इस माधोगढ़ के किले पर चल रहा है, या जो यहाँ रानी के महल का जो काम हो रहा है, रानी तालाब भी यहाँ बन चुका है, इन सबके विकास में और क्या कर सकते हैं उसका एक मूल्यांकन करने के लिए मैं आया हूँ। अब जैसे डोसी का जो पहाड़ है उसका इतिहास बता रहे 10,000 साल पुराना है, तो ऐसे महर्षि च्यवन का जो स्थान है तो वहाँ आयुर्वेद के नाते, आयुष के नाते भी कुछ उसका विकास करेंगे। धार्मिक स्थल है इस नाते विकास करेंगे। यहाँ लोगों को टूरिज्म के लिए, ट्रैकिंग के लिए, और आज मैंने देखा ये 2 पहाड़ियाँ हैं बीच में, इन पहाड़ियों के ऊपर कोई ना कोई सोलर विंड और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पावर के कुछ प्रोजेक्ट्स लगे, ताकि हाइब्रिड एनर्जी का एक अच्छा स्थान मुझे लग रहा है। डिपार्टमेंट को कहूँगा कि उसकी फिजिबिलिटी देखें और इस इलाके में सोलर का भी उस काम करें। IMT फुडाना का मैंने बताया है कि IMT फुडाना में एक कानूनी अड़चन हुई है, उसको बहुत जल्दी ठीक करेंगे और IMT फुडाना को विकसित करके यहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। 2 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। एक तो CHC सतनाली का जो 11 करोड़ रुपया लग कर के तैयार होने वाली है, और एक 33 kV का उद्घाटन किया, और जो किले का पोर्शन जो बचा हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको जल्दी, और एक हेरिटेज होटल का निर्माण भी यहाँ होगा। ये पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक स्थान है। जब से ये रानी बावड़ी तैयार हुई, रानी महल तैयार हुआ, आप सब तो महेंद्रगढ़ के पत्रकार हैं, पिछले 3-4 महीने से 400 पर्यटकों की एवरेज आई, और ये एक बहुत उपयुक्त स्थान है। दिल्ली से राजस्थान बॉर्डर तक ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा वो बनेगा। इस इलाके में रोजगार बढ़ेगा, इस इलाके में सब तरह की सुविधा होगी। यहाँ पर्यटक दूर तक आज माधोगढ़ का किला प्रभु की कृपा से इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र का जो नक्शा है उस पर। चलिए इसी के साथ ही झरोखा में अब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।